प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार है। और इस वाले वीडियो में हम अब लगातार जो है वीडियो बनाते रहेंगे। तो हम इसमें पहले बार से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विज्ञान से संबंधित आपको जो है कल से लगातार वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं, तो पहले यहाँ जानेंगे कि जो है ये क्या है। तो पहला, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में आपने बहुत सी परिस्थितियाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या होता है। तो इसमें देखिए पहले लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, जो कि यह है कि गर्मियों के कमरे के खुले ताप पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, दूध फट जाएगा। दूसरा है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखो लोहा और तसला को खुली आर्द्र नम हवा में अगर छोड़ दिया जाए तो सीधी सी बात है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाएंगी। इससे क्या होगा कि उसमें जंग लग जाएगी। अंगूर का किण्वन होना क्या कहता है, यानी अंगूर सूख जाएंगे। भोजन पकाया जाता है, भोजन पकाया जाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, तो हमारे शरीर का भोजन पचाना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज बनता है जो हमें प्राप्त होता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन परिस्थितियों को प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कर कीजिए कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं महत्व अथवा अर्थ जान सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए क्रियाकलाप 1 देखें। अब देखिए क्या है, ये क्रियाकलाप 1.1 दिया गया है। ठीक है, इसका अब क्या लिखा है, एक क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है, यानी इसमें शिक्षक की आवश्यकता है। बिना शिक्षक की जो है मदद से अकेले खुद ना करें, ठीक है, नुकसान हो सकता है। तो दूसरा लिखा है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह रिबन आ सके, जिससे क्या हो कि वो आग जल्दी पकड़ सके। अब क्या, इसे चिमटे से क्या लगे लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा बनी हुई राख को बाच गिलास में इकट्ठा कर दिए, जैसा कि चित्र पॉइंट 1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखना चाहिए। फिर इसके बाद जो है इधर देखेंगे, इस तरीके से क्रियाकलाप दिया गया है। अब देखिए इधर क्या है, चिमटा है और इधर मैग्नीशियम रिबन है, वाच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरीके से लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में, यानी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि आपने देखा कि चमकदार श्वेत की लौ के साथ, यानी एक चमकदार श्वेत है, उसकी लौ के साथ जो है मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। और क्या होता है, देखिए हाँ, और यह श्वेत चूर्ण में, यानी सफ़ेद जो चूर्ण होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूर्ण चूर्ण और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक तरीके से क्या है, एक कारण है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 1.1 में क्रियाकलाप दिया गया है। एक शंक्वाकार फ्लास्क के परखंडी में दानेदार का जिंक लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अब सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से, क्योंकि बहुत ही जो है ये नुकसानदायक हो सकता है अगर सावधानी से इसका उपयोग किया ना जाए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वाकार मतलब इस टाइप का, ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे। अब नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
के ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता में निर्धारित रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहले क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का निकास एवं उत्सर्जन भी होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। यानी कब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो है ये जो है कम से कम 4-5 चीज़ें परिवर्तन उसमें जरूर हैं। और आगे लिखा है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। हम चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, भोजन पकना, दूध का फट जाना, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, तो इसमें ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या है, तो पहली तो बात ये जाने कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, इसमें हमने आपको एक वीडियो में बताया कि तत्व किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, ये हमने आपको बताया। अब तत्व होते क्या हैं फिर से जान लेंगे। यानी कहने का मतलब जो है, जो एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट जो आपके जो हैं एलिमेंट हैं, उसको प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना ही जो है समीकरण जो है पीरियड टेबल के जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सीधी सी बात है, क्या है लिखा है, मैग्नीशियम को हम इस तरीके से पूरा इस तरीके लिखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जो है क्रियाकलाप करेंगे और हमें क्या मिलेगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादन में परिवर्तन के मध्य एक तीर का निशान बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो अभिकारक, एक ये अभिकारक एक ये अभिकारक, इन दोनों को मिला करके क्या हुआ कि जोड़ करके एक अभिक्रिया की गई और उसका जो भी प्रतिबल इधर मिला वो उत्पाद कहा जाएगा। और इससे पहले वाले जितने भी हैं वो सभी जो है अभिकारक कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इधर वाले क्या रहेंगे, ये आपके अभिकारक रहेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, रासायनिक समीकरण लिखना। अब ये बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे आप देखिए कि रासायनिक समीकरण निरूपण की इसकी संक्षिप्त विधि है। सभी जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिए इसका, अब इसकी एक विधि ये दी गई है कि इसको हम कम शब्दों में ही लिख सकते हैं। तो इन्हीं को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना, यानी समीकरणों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही जो है ये समीकरण कहे जाते हैं। दूसरा है, अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हल्का बताते चलेंगे, जब बस बारीकी से समझ में आएगा आपको। अब इसमें लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये वाला आप टॉपिक देख रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हो। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा जूम किया देखिए, यानी ये अभिकारक है, समझना पूरी बात, ये अभिकारक है यानी जिसके साथ ठीक है, अब दोनों मिलकर के ये रासायनिक क्रिया करते हैं तो इसी को ही अभिक्रिया कहते हैं। और अंत में जो चीज़ हमें मिलता है, ठीक है, ये हमारा उत्पाद होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या है, समान होनी चाहिए। देखिए जैसे इधर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 1 है और इधर भी जिंक क्या है, 1 है और इधर भी जिंक 1 है। तो हम देखते हैं कि जो है दोनों साइडों में, इस साइड में भी यानी तीर के इस साइड में भी अणु और परमाणुओं की संख्या समान है और इधर भी क्या है, समान है। यानी दोनों को जब टोटल हम करेंगे तो देखिए 4 + 2 है 6 है और इधर 4 और 2 + 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये समीकरण बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आशा है समझ में आ गई। अब देखिए ये चीज़ क्या है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। तो देखिए इधर क्या लिखा, जिंक लिखा है,
तो जिंक का जो है परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में भी कितनी संख्या है 1 है, इसका मतलब समान है। हाइड्रोजन में कितने हैं 2 हैं, ठीक है, तो इधर भी क्या है 2 हैं। अब इधर क्या है, मान लीजिए सल्फर, सल्फर में 1 है तो इधर भी 1 है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 4 है तो इधर भी उत्पाद में भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अणु और परमाणु की संख्या दोनों तरफ जो भी है वो बराबर है। अब इसमें आपको समझेंगे, अब इसमें क्या दिया गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। आपको पहले नंबर पे ये देखो जोड़ा बनाना है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये भी इसका जोड़ा हो गया, ये किसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, ठीक है, और इनको इस तरीके से नीचे लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद अब ऑक्सीजन के परमाणु क्या हैं, इसमें देखिए फर्स्ट में ये इतना है, सेकेंड में ये इतना है। ये याद रखना आवश्यक है, परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया के शामिल तत्वों को यौगिक सूत्रों को नहीं बदलते, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को हम किसी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। हम इधर उधर संख्या जो है एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तत्व को, कहने का मतलब ये है कि हम तत्व नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात जो है हम यहाँ पर देखनी है। अब क्या लिखा है, संतुलित करने के लिए हमें 4 गुणा कर लगाकर H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 देखो अब क्या है, फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर फ्लोरीन 1 है। चलिए जूम करते हैं। अब देखिए आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, फ्लोरीन कितना है 1 है। अब क्या है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। और इधर क्या देखते हैं, फ्लोरीन कितने हैं 3 हैं, ऑक्सीजन कितने 4 हैं, ठीक है, और इधर कितने हाइड्रोजन 2 हैं। अब दोनों साइड के मिला लीजिए, दोनों साइड के। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है 4 है। अब यहाँ के हिसाब से देखो नीचे वाली संख्या से गुणा होगी तो 4, यानी इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन। अब फ्लोरीन कितना है यहाँ पे 3 है। अब फ्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ये समीकरण दिया गया है कि ये असंतुलित है, और जो समीकरण संतुलित नहीं होते हैं उसको कंकालिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, कंकालिक। हम लिख दे रहे हैं ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, कल से जो है थोड़ा लिखने वाली व्यवस्था जो है हम थोड़ी अलग कर देंगे, जिससे कि जो है आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लेसन बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है 3 फ्लोरीन है, इधर देखना ध्यान से, फ्लोरीन आपके कितने हो गए 3। अब इधर भी 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन ये वाली संख्या समान होने से जुड़ेगी तो 4 आपकी जो हो गई ऑक्सीजन भी हो गई, इधर भी 4 आ गई, ठीक। अब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, इधर वाली संख्या इस वाली संख्या के लिए बराबर लगेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज़ ये है, देखिए हाँ, तो यहाँ पे लिखा है मैं दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो है बराबर है, और दिया गया है कि अतः यह समीकरण अब संतुलित है। समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। इसको ही यानी संतुलित करना भी हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि यह छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग कर समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब अगली बात है, अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्था के संकेत कौन कौन से, देखिए लिखा है इसके बारे में कि ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण की सावधानी की जांच कीजिए। इस अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होना आपको आवश्यक है, कोई भी जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण के अधिक सुंदर बनने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों का
रासायनिक गुण के रूप में भौतिक अवस्था को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई। अब इनकी भौतिक अवस्था बताई गई। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, कौन सी हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, कौन सी क्या धातु है। तो ये भौतिक अवस्थाओं को चिन्हों के रूप में भी लिखना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब लिखा है किसी भी अभिक्रिया के प्रति में तापमान, दाब, त्रिज्या आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। जो देखिए दो उत्पादक होते, एक ये है, ये अब दो अभिकारक हो गए, मिला करके एक चीज़ बनी, ठीक है। तो अभिक्रिया जो हुई वो किसकी द्वारा हुई, जो यहाँ पर उत्पाद है वो किसके द्वारा यहाँ पर अभिक्रिया हुई, वो हम जो क्या है तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। ये इस लाइन का कहने का तात्पर्य ये हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। ये आपको हल करना है, तो कुछ इतना हमने बताया, देखें आप ये हल कर सकते हैं कि नहीं। लिखा है वायु में जलाने में पहले मैग्नीशियम रिंग को साफ क्यों किया जाता है। हमने आपको बताया मैग्नीशियम रिंग को इसलिए अधिकतम साफ किया जाता है रेगमाल से, क्योंकि उस पर लगी हुई जंग साफ हो सके, और जिससे क्या है जंग साफ हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में आ जाएगी, जिससे जल्दी आग लग जाएगी, जलने में आसानी होगी, ठीक है। अब क्या है निम्नलिखित समीकरण क्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। अब संतुलित समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक, प्लस क्लोरीन है, तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में कल हम बोर्ड पर जो वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। इसमें सिर्फ हम जो है थोड़ा लेसन के संबंध में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, कि आप लेसन देख लें, एक बार रिवीजन हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। रासायनिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से, देखो इस जगह में कि रासायनिक क्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रित बाहर चला जाता है और ना ही बाहर से मिश्रित आता है। वास्तव में यह रासायनिक क्रियाएं परमाणुओं के आपसी आबंध मतलब जो होते हैं ये वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक दूसरे से आबंध बनाने का कार्य करते हैं, ठीक। संयोजन अभिक्रिया क्या, ये इम्पोर्टेंट है, कल हम ये बोर्ड पर बताएंगे। फिलहाल थोड़ा जो है इसको लेकर के चल रहे हैं। हाँ, अब क्या है, अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, ये कल बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिकारक बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। अब क्या है, अब यहाँ पे समझेंगे। कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इक्वेंस है, ठीक है, ये प्लस ऊष्मा से बुझा हुआ ये चूना। इस क्रिया में अब क्या है लिखा है, अब क्या नीचे दिया गया है कि इस क्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर के एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसमें दो या से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें दो पार्ट मिल करके किसी एक चीज़ को निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके अलावा देखेंगे, अब इधर देखते हैं, इसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। देखिए क्या है, कार्बन है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो दो अभिकारक हैं और एक जाकर के उत्पाद बना, तो यही क्या है, यही आपकी जो है संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन। सब ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा लेवल हाई बढ़ा करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी लेसन को निपटाना है हमें। हाँ, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक, ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उष्मा छेपी। देखिए कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनी, तो हमारा हो गया संयोजन। ये अभिक्रिया बन करके यहाँ पर तैयार हो गई, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आगे इसमें दिया गया है, ध्यान से समझेंगे, इसमें आगे दिया गया है कि जो है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो तो उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए इसमें इक्वेंसी एक दी गई है, कल हम बोर्ड पे बना के दिखाएंगे। ये आपको आगे लिखा है वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन, ये देखिए मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, ये ज़रूरी बात हम समझ के रखें। ये अब आगे जो है क्या आपने ध्यान किया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के उपयोग में उत्पन्न होता है और सल्फर के दहन से उत्पन्न या अभिलाषित विशिष्ट गंध को ऊपर सूंघ सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया ये है ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है, और बाद में इक्वेंस ये बन करके तैयार हो गई, ठीक है। अब लिखा है ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से वियोजन होना है। अब की वियोजन है एक प्रमुख अभिक्रिया, इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब मेनली उदाहरण आपका ये है, आप वहाँ मत समझिए, यहाँ समझ लीजिए। अब क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, यानी समझ में आता है तो CO थ्रू। अब क्या है, अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम है और यहाँ कैल्शियम अकेला है और जो ऑक्सीजन है वो दूसरे में, लेकिन इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीजन इधर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, उसमें वियोजन अभिक्रिया एक अन्य उदाहरण की 6 में दिखाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो है वियोजन हुआ है, यानी एक पार्ट दूसरे से उठ करके तीसरे में आया है। कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे, ठीक, जूम कर लेते हैं। अब जूम करके देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। अब कैल्शियम है कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा है और कार्बन ऑक्साइड ये इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एकल नहीं, ये एकल अभिक्रिया नहीं, क्योंकि एक पार्ट टूट करके दो भागों में बट गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसे समझ लेंगे कि यहाँ पर ये वियोजन हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कैल्शियम के साथ कार्बोनेट था, तो वो ये ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ आकर के बैठ गया और अलग जाकर के CO2 अलग हो गया। तो अलग हुआ यानी इधर का पार्ट उधर में आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब देखिए ये आपका जो है क्रियाकलाप दिया गया है। दूसरा इसमें है, लेसन बड़ा है बच्चों, ध्यान रखेंगे, थोड़ा समय लगेगा। आप देखें कि भूरे रंग की एक धुआं उत्सर्जित होता है, यह हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी नीलो का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब इस तरीके से ये यानी ये भी है, ठीक है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसमें 3 तरीके की चीज़ें बन करके तैयार होंगी। तो देखिए ये सीधी सी, और तो ये किसका उदाहरण है, यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कई भागों में बढ़ जाए वह जो है वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। बाकी जो है हम ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो है लिखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये कल कौन से बताएंगे, चलती हुई मोमबत्ती। अब आगे सूर्य का प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कुछ समझना है, आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया ये सूर्य का प्रकाश है और एक वैसे ये कल बना करके बोर्ड पे दिखाएंगे। ये भी हम थोड़ा जो है लेसन लेकर के चल रहे हैं कि थोड़ा आप देख लें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद देखिए एक बार हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके संबंध में। तो अब हम जो है थोड़ी सी नज़र डलवाना चाहते हैं। लिखा है, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में विकारों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है। इन अभिक्रियाओं को ऊर्जा अवशोषित होते हैं, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जानने आपको पता होना चाहिए। किसी पदार्थ X के विलयन में उपयुक्त सफ़ेदी रंग के लिए होता है और पदार्थ X का नाम इसका सूत्र होता है। ऊपर एक में लिखे गए X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए और ये आपको करना है, ये भी क्रियाकलाप है। ये आपको प्रैक्टिकल द्वारा जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका प्रैक्टिकल की करवाया जाए तो वो आपकी कक्षाओं में कराया जाएगा। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ये आपका दिया गया, ये तुरंत करवाएंगे, ठीक है। आप बने रहिए। सिर्फ इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत दिखाना है, क्योंकि सभी बच्चों के पास किताबें हैं नहीं।
तो इसमें ये आवश्यकता है कि आपको कम से कम थोड़े लेसन तो दिखा दिया जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा रहेगा। जो बच्चे नए इस साल आए हैं, कुछ बच्चों ने अभी ही एडमिशन लिया है, तो इसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी कि आप किताब तो देख लें कम से कम उसको लेकर के। तो ठीक है, आप क्या लिखा है, लोहे की कील, अच्छा ये दिया गया है, ये हो गया था। इसके बाद ये आप देखेंगे कि सोडियम, ये भी क्या है, उसका उदाहरण है। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया ये आप जानेंगे। ठीक है, लिखा है क्या है, पहली बात है कि लिखा है कापर चूर्ण की सतह पर कापर ऑक्साइड की काली परत चढ़ा दी जाती है। काला पदार्थ क्यों बना? अब देखो, आपने देखा होगा कि जो ये काला, आपने अच्छा बल्ब देखा है, बल्ब में क्या होता है, जहाँ पर लगने वाला होता है वहाँ पर काले रंग की टोपी होती है और उसमें जो है बैटरी के ऊपर जो चिमटी लगती हैं वो वाला, यानी रांगा जिसे कहा जाता है हमारे शब्दों में, तो वो लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसमें लिखा है 2Cu, कापर और ऑक्सीजन के तापन की स्थिति में कापर ऑक्साइड ये बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगला हम चल के बात करते हैं आगे। अब क्या है, उपचयन अपचयन, ये यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर Cu है, आप ऐसे समझिए Cu है और Cu से के साथ Cu की जो यहाँ पर ये हुआ और हाइड्रोजन आगे चला गया और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें जो हैं यहाँ पास कर सिमट करके ये चली आए। तो जहाँ पर हाँ समझेंगे हाइड्रोजन की मात्रा प्लस में जा रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पर उपचयन होता है। ये अपचयन और उपचयन दोनों दिया गया है। ठीक है, आप समझेंगे। और जहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में होती है, दूर जाती है, वहाँ पर अपचयन होता है। बस आप इतना समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत हो गया। ठीक है, और आगे देखिए दिया गया रेडॉक्स अपक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें रेडॉक्स की अपक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण क्या है? ठीक है, ये यही है कि इसमें दो है, देखिए जिंक है और ऑक्सीजन है और कॉपर है। तो जिंक को अलग हो गया और कार्बन यानी CO कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों बाहर निकल करके चली गए हैं। तो ये क्या है, रेडॉक्स अपक्रियाएं हैं। तो इसके बाद अगला अब आगे दिया गया है, क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संक्षारण क्या है? संक्षारण का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी कील या कोई भी लोहे की चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाए, ठीक है, तो उस पर जब जंग लग जाए तो ठीक है, उससे बचाने के लिए जो लेप लगाया जाता है, पेंट वगैरह होती है, ठीक है, जो पेंट होती है उसको जो है संक्षारण कहते हैं। ठीक है, यानी जंग लगने से वस्तुओं को बचाना। ठीक है, विकृत गंधता क्या है, ये भी बात समझ लीजिए। विकृत गंधता का मतलब ये हो गया कि अगर कोई दही है या मट्ठा है और बहुत दिनों तक या रखा गया 2 या 3 दिनों तक और ख़राब हो गया, उसके बाद फिर दुर्गंध आती है। जब दुर्गंध आती है तो उसको ही विकृत गंधिका कहते हैं, सीधी सी बात है। अब बाकी लिखा है, बाकी आपके पास किताबें आ जाएंगी, फिर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके आ गए। कल प्रश्नों को हल कराएंगे और फिर से आपको जो है टॉपिक वाइज वो समझाएंगे कि मतलब ये समीकरण कैसे बनेंगे। देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे कल वाले वीडियो का इंतज़ार करें और उसमें तैयारी करें। वो वीडियो आप देखें तभी जाकर के पिछला फुल कंप्लीट होगा। हमने देखा है कि बहुत बच्चों के पास इस समय किताबें नहीं आ पाई हैं, किसी कारण बस वो जो है उनके गार्जियन आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो उनको किताब देखने को मिल सके, क्योंकि देखिए मोबाइल हर जगह है, हर घर पर है। तो इस स्थिति में आप जो है हमारे YouTube चैनल सुनील सर एजुकेशन के माध्यम से किताब देख सकें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।